नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है, आप लोग को बहुत ज़रूरी है ये वीडियो। अगर आपने लोन लिए हैं, डिफ़ॉल्ट किए हैं, तो आप जो हमारे पुराने क्लाइंट हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनके अंदर का तो डर तो हमेशा हमें लगता है 100% समाप्त हो चुका होगा। और जो नए लोग जुड़े हुए हैं उनके अंदर जो डर है, डर को भी समाप्त कर दे रहे हैं। और आज का विषय जो हमारा है ईसीएस पे है। ईसीएस बाउंस का केस होता है तो क्या होगा, कैसे बाहर निकले, कैसे बाहर आपको निकलना है एकदम आसानी से, कोई परेशानी नहीं, कोई झंझट नहीं, न कहीं जाना न कहीं आना, ये एकदम आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ। ईसीएस बाउंस का केस भी हो जाता है। मैक्सिमम क्या होगा, कंपनियां करती है ईसीएस बाउंस, तो ईसीएस बाउंस का जो केस होगा उसका क्या कैसे समाधान है, क्या प्रोसेस है, आज वीडियो पूरा देख लीजिए। आपके अंदर का डर क्या होता है, डर नहीं होना चाहिए। जो अंदर का जो आपका राइट्स है, आपका अधिकार है, जो प्रोसेस है उसको समझ लीजिए बस। ईसीएस बाउंस में होता क्या है उसको समझ लीजिए। वीडियो लास्ट तक देखेंगे, मुझे 100% गारंटी है कि आपके अंदर का डर, समस्या, परेशानी, झंझट सब समाप्त हो जाएगा। पहली बात तो आपने लोन लिया है, मल्टीपल लोन के शिकार हो जाते हैं। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, आप मल्टीपल लोन के अगर शिकार हैं तो मल्टीपल लोन में आपके डिफ़ॉल्टरों की संख्या, देखिए आजकल लोन ले लिए हैं तो डिफ़ॉल्टरों की संख्या भी वैसे ही बढ़ती है। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 10वां, 20वां, 25 लोन लेकर के बैठे हैं। 25 लोन लेके बैठते हैं। फिर शुरू आपके रिकवरी का शुरू हो जाता है प्रोसेस। उसके बाद देखिए, पहले तो आपने लोन लिए हैं डिफ़ॉल्ट करके, सबसे पहला काम तो आपके पास फ़ोन की तो बाढ़ आने शुरू हो जाएगी। फ़ोन की बाढ़ का मतलब एक दिन में 50 फ़ोन, 100 फ़ोन, एक फ़ोन आ रहा है, दूसरा वेटिंग पे जा रहा है, इतने कॉल आने लगेंगे। तो इसको कैसे समझाना है, मैं बहुत सारी वीडियो में बता दिया हूँ कि रिकवरी एजेंट के फ़ोन से आपको कैसे समस्याओं का समाधान करना है, मैं बता चुका हूँ। और दूसरा आता है लोन एजेंट। ये तो कंपनियों का एक बहुत बड़ा टूल होता है। ये तो ब्रह्मास्त्र कंपनियों के लिए है कि बहुत ये हमारे पैसे को सूल करके लाते हैं, लेकिन आरबीआई की ऐसी गाइडलाइन है जिससे आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं। मैं बहुत सारी वीडियो में बता रखा हूँ, सभी वीडियो में बता रखा हूँ कि आपको जो डर रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं। क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, आरबीआई की गाइडलाइन है। रिकवरी एजेंट आते हैं तो आईडी कार्ड, विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस। आज तो हमारे यहाँ एक क्लाइंट हमारे आए थे, तो उसमें पता चला उनके घर पे रिकवरी एजेंट पहुंचा, तो फ़ोन पे बात हुई हमसे, तो हमने उनको समझाया, तो ऊँची आवाज़ में बात कर रहा था। मैंने कहा सीधा इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करिए और 112 पे फ़ोन करिए। 112 पे फ़ोन किए, वीडियो रिकॉर्डिंग किए। जब 112 पे कॉल गई, पता चला कि पुलिस आने वाली है, तुरंत निकल लिया। तो इनको मालूम है कि ये गलत तरीका है, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, तो डरते हैं। तो आप 112 पे फ़ोन करिए, तुरंत इनको इनकी भाषा में जवाब दीजिए क्या करना है। क्योंकि ये गाली गलौज, ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, मान सम्मान नहीं खराब सकते, अड़ोस पड़ोस में नहीं बता सकते, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा करते हैं तो उसके लिए उनका जो व्यवस्था है वो करना पड़ेगा। और उसके बाद हो गया रिकवरी एजेंट के बाद नोटिस का सिलसिला शुरू होता है। लीगल नोटिस, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, नोटिस, तो जो भी आता है नोटिस आता है, नोटिस का रिप्लाई आप देते जाइए। किसी एडवोकेट के माध्यम से, आप हमारे माध्यम से नोटिस का रिप्लाई देते जाइए। उसके बाद सब कुछ होने के बाद लास्ट विकल्प उनका जो होता है सेक्शन 25। आपने लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट कर गया, नहीं दे रहा है, तो सेक्शन 25 का ही तो केस होगा। तो करते क्या है सेक्शन 25, मतलब पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का जो केस होता है वो होता क्या है। आप दिल्ली के हैं तो आपका केस कलकत्ता में, कलकत्ता के हैं तो अहमदाबाद में, अहमदाबाद के हैं तो जयपुर में, जयपुर में है तो कहीं भी कर देते हैं। ये ज़्यादातर केसेस हमने देखा है, कलकत्ता, अहमदाबाद, जयपुर ऐसी जगहों पे केस करते हैं। अगर आपका भी सेक्शन 25 का केस हुआ होगा तो आप कमेंट्स में बताइए, हाँ सेक्शन 25 का केस कलकत्ता में हुआ है। तो होता क्या है, पहले बात आपको सेक्शन 25 का केस होता है, पहले तो कंपनी आपको नोटिस भेजती है, उसके बाद सम्मन भेजती है। तो उसमें सम्मन पहले एक प्री कॉग्निजेंस नोटिस आती है, आपके पास आया होगा सब, जिसके पास सेक्शन 25 का होगा तो प्री कॉग्निजेंस की जो नोटिस आती है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 की, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। लेकिन आपके पास पहली बार नोटिस आएगा कोर्ट का तो डरना तो लाजमी है, आप तो डरेंगे ही। क्यों? क्योंकि सबको सब राइट्स नहीं पता होते हैं। आपको डर लगेगा कि हाँ ये तो क्या हो गया, नोटिस आ गई, कोर्ट का नोटिस हो गई, अब इसको लड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बहुत दिमाग में चलने लगता है, आपके समझ में आने लगता है। आप नहीं समझ पाएंगे, कोई क्या बता रहा है, कहीं किससे समझेंगे। तो किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से आप हमारे माध्यम से आप बताएं, मैं बताऊंगा क्या करना है, नोटिस का क्या करना है, नोटिस आए तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो पहली बात तो डरना ही नहीं है,
सेक्शन 25 का नोटिस डरना नहीं। ये ईसीएस बाउंस का केस होता है, जैसे चेक बाउंस का केस होता है वैसे ईसीएस बाउंस का केस है। जैसे 138 एनआई एक्ट का केस होता है, सेम वैसे ईसीएस बाउंस का केस होता है। एमआई बाउंस का मतलब समझते हैं, जो आपने लोन लिया था, लोन लेते समय जो ऑटो डेबिट लगा रखा था, हर महीने आपके अकाउंट से एक ईएमआई कटती थी, जो वही ऑटो डेबिट को ईसीएस बाउंस कहते हैं। एक महीने में एक बार जो अकाउंट में ऑटो डेबिट होता था, बाउंस होता था ईसीएस, उसी को करते हैं। जैसे कि आपके मान लेते हैं 5 लाख का लोन है, आपकी 10,000 की उसकी ईएमआई जारी है, 10,000 की ईएमआई जारी है, तो पहली बार अगर आप कंपनियां करेगी तो करेगी क्या, पहले तो आपको नोटिस भेजी बैंक के पैनल के एडवोकेट की तरफ से, फिर आपके पास सम्मन आता है, फिर उसके बाद प्री कॉग्निजेंस की नोटिस जो आती है, तो बिल्कुल डरना नहीं है। आप नोटिस हमारे पास भेज दीजिए, नोटिस आती है प्री कॉग्निजेंस। जितने लोगों के पास सेक्शन 25 की नोटिस आई है वो कमेंट में बताइए, हाँ सेक्शन 25 की नोटिस आई है। आपको करना क्या है, आपका मान लीजिए ईएमआई था 10,000 का, एक ईएमआई था 10,000 का। ईसीएस बाउंस का केस एक ईएमआई का केस होता है। आपकी 5 ईएमआई बाउंस है तो 5 ईएमआई का 10,000 गुणे 5 ऐसा करके नहीं होगा कि 50,000 का केस है, कि 10 ईएमआई बाउंस है तो 10 का साथ में ही जोड़ के गया। आपका केस ही 10,000 का है। ईसीएस बाउंस एक ईएमआई का एक केस होता है। प्री कॉग्निजेंस की जो नोटिस आई, आपकी एक ईएमआई जो बाउंस हुई है उसका एक केस है। 5 ईएमआई बाउंस हुई तो पांचों का केस अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि पांचों को एक में ही मर्ज कर दिया गया और 50,000 का केस आपका कर दिया गया, ऐसा नहीं है। एक ईएमआई का एक केस है, एक ईएमआई का एक केस है। एक ईएमआई के केस में एक साथ में सबको मर्ज करेंगे नहीं। कोर्ट में जाते हैं, यदि आप जाते हैं, उसमें अपीयरर होते हैं, आपके पास नोटिस आ गया, आप हमें नोटिस भेज देते हैं, मैं बता दूंगा हाँ जेन्युइन है, क्या है, किस स्टेज पे है। उसके बाद एक ईएमआई 10,000 रुपये अगर आपके पास हैं, आप कोर्ट में किसी एडवोकेट के माध्यम से या हमारे माध्यम से भी आप जाएंगे। देखिए सब कुछ काम आप नहीं कर सकते, कुछ काम एडवोकेट का जो होता है वो करना ही पड़ता है। तो आप किसी एडवोकेट के माध्यम से, या फिर कलकत्ता का केस है, अहमदाबाद का है, जयपुर का है, तो आप हमारे माध्यम से हमें संपर्क करके एक ईएमआई का केस, कैश है तो कैश लेकर के कोर्ट में जा करके, जो माननीय जज साहब होंगे, मजिस्ट्रेट साहब होंगे, आपके एडवोकेट के माध्यम से जाइएगा, एडवोकेट के माध्यम से अपीयर हो जाइए। और आपके एडवोकेट या हम हैं वहाँ पे, तो हमारे पैनल पे एडवोकेट है या फिर हम ही हैं वहाँ पे मौके पे, तो मैं ही हूँ, तो मैं आपके एक ईएमआई का केस जो भी रहेगा, 10,000 का केस है, 10,000 रुपये कोर्ट में सबमिट करके, जज साहब को कैश है तो कैश ही दे करके उस केस को वहीं पे खारिज, समाप्त, डिस्पोज, खत्म कर दिया जाएगा। और विपक्ष के वकील को उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, अपने केस को विड्रॉल कर लेंगे, क्योंकि वो केस ही तो एक ईएमआई का है। तो एक ईएमआई का केस है, तो एक ईएमआई के केस में आपको एक ईएमआई के में 10,000 रुपये लेकर के कोर्ट में सबमिट करना है, अपने एडवोकेट के माध्यम से या फिर आप हमारे माध्यम से भी। उसके बाद केस खत्म। आप नहीं जा सकते तो हो सकता है डीडी बनवा दीजिए। डीडी से भी, आपको कलकत्ता में है, नहीं जा सकते, कोई दिक्कत होती है तो आप डीडी बनवा दीजिए, डीडी को दे दीजिए एडवोकेट के माध्यम से, हमें स्पीड पोस्ट भेज दीजिए, हमारे माध्यम से जा करके उसको क्लोज, केस को ही समाप्त कर दीजिए। आपकी डीडी वहाँ प्रेजेंट कर दी जाएगी, दे दी जाएगी कंपनी के ले करके, उसको केस को क्लोज कर दिया जाएगा। तो है क्या, क्यों डर रहे हो? पैसे हैं तो पैसे दे दो, नहीं है तो क्या कर सकते हो, क्यों परेशान हो? ईसीएस बाउंस का ही तो केस है, सेक्शन 25। एक ईएमआई का तो केस है, एक ईएमआई का 10,000 का केस है, तो 10,000 का ही तो केस है। 10,000 रुपये कैश लेकर के जाइए एडवोकेट के माध्यम से, हमारे माध्यम से आप जाने की भी, अगर कहीं कहीं ऐसी भी कंडीशन है नहीं जा सकते हैं तो उसमें भी विकल्प है, आप डीडी बनवा करके दे दीजिए, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिए। जो प्रोसेस होगा आप अगर आप हमारे क्लाइंट हैं, हमसे जुड़े हैं, तो आपको करने के लिए जो नोटिस है भेजते जाइए, उसका क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, कैसे डिस्पोज करना है, क्या खारिज कराना है, किस स्टेज पे है, सेक्शन 25 का नोटिस है या 138 का नोटिस है, एनआई एक्ट का नोटिस है, वो 316, 318 जो कि केसेस कर देते हैं, 316, 318, 420, 406 की जो धाराएं थी धोखाधड़ी की, ऐसा उसको खारिज करा दीजिए, समाप्त कर दिए। बहुत डरने की जरूरत नहीं है। जिसके पास भी ईसीएस 25 का नोटिस आया है, डरे नहीं, आपको डरना नहीं है। पहली बात, एक ईएमआई का केस है, एक ईएमआई का केस है, पैसे है तो बताइए, उसको क्लोज करिए, नहीं है तो जो होगा आगे का प्रोसेस किया जाएगा, बेल करा देंगे, सेम डे बेल हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है आपको जेल का प्रावधान है। और ये नाम ही इसका है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, कभी भी समझौता हो सकता है, समझौता योग्य है ये। ऐसा नहीं है कि आपका केस चल गया, बेल करा लिया तो आपको जिंदगी भर लड़ना ही पड़ेगा, नहीं।
पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट नाम ही है सेटलमेंट एक्ट। लोक अदालत में समझौता हो जाता है। ज्यादातर केस लोक अदालत में केसेस यही होते हैं, इन्हीं के केसेस सबसे ज्यादा लोक अदालत में जाते हैं, ईसीएस बाउंस के और चेक बाउंस के। तो बहुत ज्यादा डरिए नहीं, जीसीएस बाउंस का केस हुआ है तो कमेंट में बताइए, और आप हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर लीजिए। क्या करना है कैसे करना है मैं आपको गाइड कर दूंगा। और कलकत्ता का केस है तो आप एकदम डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पैनल के एडवोकेट है, मैं हूं, मैं भी आता जाता रहता हूं। जो करना होगा, जैसे करना होगा, जिस स्टेज पे है आप नोटिस भेज दीजिए, आपका पूरा काम जो भी होगा आसानी से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। और एकदम बिल्कुल माने इतने मिनिमम चार्ज में होगा कि आप भी सोचे नहीं होंगे। कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क करिए। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।